तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का खिताब जीता। तो आंसर होगा प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने। तो अभी 30 मार्च की बात है, प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग को जीत लिया है। ये सोनीपत स्थित एकेडमी है जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच द्वारा संचालित है। अच्छा, खेलो इंडिया की बात हुई है तो आप जानते हो 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण भी होगा और 5वां संस्करण भी होना है। चौथा संस्करण ये पंचकुला हरियाणा में होना है। ये तो वैसे 2021 में होना था लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया था। और 5वां संस्करण ये भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। चलिए बताइए अभी किसने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया। तो आंसर होगा adidas ने। अब ये क्या है, तो ये adidas की 14वीं विश्व कप गेंद है और इसे फीफा विश्व कप 2022 में इस्तेमाल किया जाएगा और इसी का नाम है अल रिहला, जिसका मतलब होता है एक यात्रा। और इस गेंद को पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया है जो अपने आप में पहली बार है। adidas जो है ये 1970 से ही विश्व कप के लिए गेंद बनाती आ रही है और ये 14वीं गेंद है। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होने हैं? कतर में होने हैं। इस साल के लास्ट में होंगे ये। चलो आप मुझे बताओ इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता अभी? तो आंसर होगा हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा करके। और अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी केरल में, उसको किसने जीता था? मणिपुर ने। अभी याद रखना आप, अगले साल 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और अभी आपको याद होगा जनवरी की बात है, 20वां AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 ये भारत में हुआ था, जिसको जीता था चाइना ने साउथ कोरिया को हरा के। बाकी अगर आपसे पूछे कोपा अमेरिका 2021 को किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को इटली ने जीता था और विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया था उड़ीसा ने। बाकी फीफा से भी याद रखना, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और उसके अध्यक्ष ज्ञानी इन्फिनिटो। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। एक्चुअली में हमारे जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, उसकी जर्सी और उसका शुभंकर और एक गाना भी लॉन्च किया है। और इस थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया है। अच्छा, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो ये दूसरा संस्करण कर्नाटक में होगा, इसका शुभंकर क्या है? वीरा। एक्चुअली में होना तो ये 2021 में था लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया, तो अब होगा ये। पहला संस्करण इसका 2020 में हुआ था उड़ीसा में। और आप जानते हो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा? कतर में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर ये क्या है? तो इसका शुभंकर मैस्कोट आ गया है जो है लाइब। अब लाइब क्या है? लाइब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। ये जो टूर्नामेंट है आपको पता है 21 नवंबर को शुरू होगा, ये इस साल के लास्ट में, जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। कतर दोहा में होगा ये। और अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि adidas ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक फुटबॉल भी लॉन्च की है जिसका नाम है अल रिहला। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया है? बाईजूस बन गया है। और देखो शुभंकर की बात है मैस्कॉट की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते आना। फीफा ने ही भारत के 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए ईभा शुभंकर को बनाया था। ईभा एक एशियाई शेरनी है और ये अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे कब? अक्टूबर 2022 में। उसके अलावा 19वें एशियन गेम्स जो कि 2022 में होने हैं हांगजो चाइना में, उसका शुभंकर है द स्मार्ट ट्रिपलेट। उसी तरह से 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होने हैं हांगझाऊ चाइना में, उसका शुभंकर है फेई फेई। और आप जानते हो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल होंगे वियतनाम में, ये 2022 में होंगे मई महीने में। उसका शुभंकर है, मैस्कॉट है साओ ला। ये वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपायी मूल निवासी है। और बीजिंग ओलंपिक भी हुए 2022 में विंटर ओलंपिक, जिसके शुभंकर थे बिन ड्वेन ड्वेन और शुएन रॉन रॉन। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो समर ओलंपिक हुआ था उसके शुभंकर क्या थे? मिराई तोबा और सोमाइती। अच्छा, नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या रखा गया था? चाचा चौधरी। और पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर शेरा को अभी लॉन्च किया था। तो ये सब न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अभी आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये कहां पे शुरू हुए, न्यूजीलैंड में, और अभी इनको जीत लिया किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑस्ट्रेलिया का 7वां खिताब है। इसमें उप विजेता कौन रहा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया, इंग्लैंड को। अब यहां पे एक और नाम इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली। तो अभी वो विश्व कप की सेमीफाइनल में और फाइनल्स में शतक लगाने वाली खेल के इतिहास में पहली बल्लेबाज बन गई हैं। कौन, एलिसा हेली। अब अगर चर्चा करें कि हम भारतीयों ने इस विश्व कप में क्या क्या कारनामे किए, तो देखो पहला प्रश्न, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो आंसर होगा मिताली राज। ये उनका 6ठा विश्व कप था। उसके अलावा किस महिला बल्लेबाज ने विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाए और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बन गई, तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। और झूलन गोस्वामी का नाम भी याद रखना, ये फास्ट बॉलर हैं और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ये टॉप पे पहुंच गई है। और प्रश्न से 1 लाइन याद रखेंगे आप, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुए थे उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया, इंग्लैंड को। बाकी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ इसके कौन है, जॉफ एलार्डिस, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये भी न्यूजीलैंड से है। अब बढ़ते आगे, फिर बताइए 83वीं 83rd राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, तो आंसर होगा मेघालय। तो याद रखना, मेघालय 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। कब से कब तक होनी है, 18 अप्रैल को शुरू होनी है, जो कि 25 अप्रैल तक चली। कहां पे, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। और ये दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। टेबल टेनिस से एक नाम आपको फटाक से याद आता होगा, भाविना बेन पटेल का, क्योंकि ये एक पैरा प्लेयर हैं और अभी जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे 2020 उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और गीता मित्तल का नाम भी याद आएगा भी आपको करंट अफेयर से रिलेट करोगे तो, क्योंकि अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष बनी थी ये। वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, लुजेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो आंसर कर देना टेबल टेनिस से है। इनका नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा ईगा स्विटेक। तो पहले तो याद रखो ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्विटेक, जिन्होंने अभी 2022 का मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। किसको हराया इन्होंने, जापान की नाओमी ओसाका को। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पोलैंड की पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई है। याद है आपको, अभी इन्होंने बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता था। नाम है ईगा स्विटेक। ये तो वुमेन सिंगल की बात हो गई। अगर बात करें मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन की टेनिस प्लेयर हैं और इनकी उम्र है 18 वर्ष, तो आप कह सकते हो सबसे युवा विजेता बन गए हैं ये। बाकी एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं और अभी इन्होंने खेल से संन्यास भी ले लिया और अभी 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता था। बाकी एम आर रादुकानु, ये यूके की है, अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इन्होंने जीता था। नाओमी ओसाका तो आपको पता चली गया है, ये जापान की हैं। अच्छा, हमने कहा ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो भी हुए थे 2022 में, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल तो जीता एशले बार्टी ने। आप बताओ मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम समुद्री अभ्यास मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा गोवा और अरब सागर में। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 ये अभी 26 मार्च को शुरू हुआ था, जो कि 30 मार्च तक चला। ये इसका पहला संस्करण था। कहां पे हुआ, गोवा और अरब सागर में। आयोजन किसने किया, भारतीय नौसेना ने किया। और इसमें इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम यानी कि संगोष्ठी, इसके 25 मेंबर देश हैं, लेकिन पार्टिसिपेट केवल 15 ने किया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो भी हुई है, जैसे कि याद रखना
अभी लिमितिये नाम की एक्सरसाइज की थी भारत ने, किसके साथ? सेशेल्स के साथ। कहाँ पे? सेशेल्स में ही। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी अभी, कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में ही। उसके अलावा अभी हमने रशिया के साथ एक्सरसाइज की है, पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज अरब सागर में की है। हमने जापान के साथ में धर्मा गार्जियन नाम की एक्सरसाइज की है, कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। हमने ओमान के साथ में एक्सरसाइज की है ईस्टर्न ब्रिज नाम से, कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये अभी 2022 की बता रहे हैं आपको, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच में वरुण 2022 नौसैनिक अभ्यास हुआ? तो आंसर होगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। ये इसका 20वां संस्करण था, अभी 30 मार्च को शुरू हुआ था, जो कि 3 अप्रैल तक चला था। कहाँ पे? अरब सागर में। अच्छा, वैसे फ्रांस के साथ हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज की है? पिछले साल हमने डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की थी राजस्थान में, और फ्रांस के साथ अभी हमने वरुण एक्सरसाइज की है। गरुड़ नाम की एक्सरसाइज भी इसके साथ करते हैं, और शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अब देखो, शक्ति से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। जैसे कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है, तो इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति हो गया। गरुड़ शक्ति पूछ ले तो वो भी इंडोनेशिया के साथ में। मित्र शक्ति पूछेगा तो वो करते हैं हम श्रीलंका के साथ में। और अभी पिछले साल की बात है, पहला कोंकण शक्ति अभ्यास, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, वो हमने किया था यूके के साथ में। और शक्ति से 2 अच्छे क्वेश्चन और बनेंगे आपके। एक तो अभी आईआईटी खड़गपुर में एक सुपर कंप्यूटर है, वो स्थापित किया गया, उसका नाम है परम शक्ति। और अभी ऑपरेशन देवी शक्ति भी न्यूज में था। देवी शक्ति क्या है? ये अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। अब आप लोग बता दो, यूक्रेन में जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? और ऑपरेशन शक्ति ये क्या है? ये दूसरा परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला था स्माइलिंग बुंदा, जो 1974 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए कि आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। तो चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो, और ये अभी आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट और कितने 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अभी उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में दीपक हड्डा का विकेट लेते ही ये उपलब्धि हासिल कर ली, और इस तरह से उन्होंने 170 विकेट लेने वाले लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, आईपीएल की बात है, 2022 में ये आईपीएल का कौन सा संस्करण है? एक तो ये याद रखो, 15वें नंबर का। टोटल कितनी टीमें खेल रही है? 10 टीमें खेल रही है। अभी 2 नई टीमें इसमें शामिल हुई थी। अहमदाबाद टीम, जिसका नाम हो गया गुजरात टाइटंस, उसके कप्तान बन गए हार्दिक पांड्या। एक है लखनऊ टीम, लखनऊ सुपर जायंट्स इसका नाम हो गया, इसके कप्तान बन गए केएल राहुल। और क्या याद रख सकते हो? 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप है। जबकि 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर है रुपए। उसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखो। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया? चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बन गई? गुजरात टाइटन बन गई। अच्छा, ये एजाज पटेल है न्यूजीलैंड के प्लेयर। इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि अभी एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बने थे। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसे भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, तो आंसर होगा विश्वास पटेल को। तो अभी विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, ये पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। अच्छा, अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने थे? तो आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी बने थे। और इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने? वीएस पठानिया। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवी पुरी बुच बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? डॉक्टर एस राजू। तो डॉक्टर एस राजू ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बन गए। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो आरएस गरखल का। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। इससे पहले आपने पढ़ा होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? धृति बनर्जी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है कोलकाता में।
और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अलका मित्तल, आप जानते ही हो। और असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी? वॉयलेट बरुआ, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एनडीए के नए कमांडेंट कौन बन गए? अजय कोचर, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो अभी वाइस एडमिरल अजय कोचर को एनडीए यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया कमांडेंट नियुक्त किया। और ये किन की जगह लेंगे? एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह लेंगे। एनडीए, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, स्थापना होती 1954 में और इसका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म। बाकी एसएससी के नए चेयरमैन अभी बन गए हैं एस किशोर। और अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई कौन? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बन गए दिनेश प्रसाद सकलानी, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा विकास कुमार। इन्होंने किनका स्थान लिया? मंगू सिंह का स्थान लिया। और ई श्रीधरन और मंगू सिंह के बाद विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तीसरे मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। ये ई श्रीधरन, नाम याद आया? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। और देखो विकास कुमार का नाम कैसे याद रखोगे? दिल्ली मेट्रो का विकास हो रहा है, अब नई नई मेट्रो बन के आ रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि पुणे जो मेट्रो है ये सबसे हल्की मेट्रो है, तो विकास हो रहा है ना मेट्रो में, तो इस तरह से मेट्रो का विकास हो रहा है। कौन कर रहा है? विकास कुमार। बाकी अगर प्रश्न बन के आता है कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये कहां पे शुरू हुई थी? चाइना में, चाइना के शंघाई में, जिसकी लंबाई है 831 किलोमीटर। आप तो जानते ही हो भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 है, जिनमें से 17वां कौन सा है? 17th कोलकाता मेट्रो। और भारत की सबसे हल्की और पुणे की पहली मेट्रो का अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसी की बात कर रहे थे हम। ये बनी है इटली में और इसकी बॉडी हल्की क्यों है? क्योंकि ये एल्यूमिनियम की बॉडी है। बाकी देखो सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी है। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा विक्टर ऑर्बान। विक्टर ऑर्बान अब ये लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और वैसे देखोगे तो टोटल 5वीं बार बने हैं, लगातार चौथी बार और टोटल 5 बार। वे 2010 से प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वो 1998 से 2002 तक भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तभी हमने कहा लगातार देखोगे तो चौथी बार, वरना 5 बार प्रधानमंत्री हैं ये। वे पहले ही यूरोपीय संघ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सरकार के प्रमुख हैं। नाम है विक्टर ऑर्बान। हंगरी ये मध्य यूरोप का एक देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। और अभी इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी। कौन? कैटलिन नोवाक। बाकी माल्टा देश के प्रधानमंत्री अभी कौन बने थे? रॉबर्ट अबेला। और चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरेक। और बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन? मिया मोटली। और बारबाडोस से याद आया, इसकी पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डेमसेंड्रा मैसन बने। बढ़ते आगे। अब बताइए अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया? तो आंसर होगा डॉक्टर इयॉन फ्राई को। तो अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने डॉक्टर इयॉन फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। डॉक्टर फ्राई, इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की नागरिकता है। वैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, नाटो के महासचिव का नाम क्या है? अभी जब लड़ाई हो रही थी यूक्रेन और रशिया में तो नाटो काफी न्यूज में था। और अभी एक और कारण से ये न्यूज में है क्योंकि इसके जो महासचिव है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया। तो उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, याद रखना। वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन है? गिलबर्ट होंगबो। और मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ बने हिसाशी टेकुची, ये जापान के हैं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए किसे विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। तो अभी नेपाल में भारत के राजदूत हैं ये विनय मोहन क्वात्रा, जिनको अभी नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनकी जगह लेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला की। बाकी विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। डॉक्टर एस राजू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और सुमंत सिन्हा एसोचेम के नए अध्यक्ष बने। वैसे हमारे विदेश मंत्री कौन हैं? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए, क्योंकि अभी नए बने थे।
अनंत नागेश्वरन नाम है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य अभी किसे नियुक्त किया गया था, तो आंसर हो जाएगा विवेक देबरॉय। प्रश्न दोनों अच्छे हैं, मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर से सुनो, अगर पूछे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन, तो अनंत नागेश्वरन, ये भी नया अपॉइंटमेंट है। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया, तो आंसर होगा विवेक देबरॉय, ये भी नया अपॉइंटमेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन, तो आंसर होगा मनोज पांडे। अभी तक जो आपके आर्मी चीफ हैं कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। वैसे उनका नाम भी मनोज है और आने वाले भी मनोज है। अप्रैल के एंड में इनको चले जाना है, रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इनकी जगह नए आएंगे। नए कौन आएंगे, इनके ही नाम के मनोज पांडे। तो याद रखना भी आसान हो गया, मनोज जा रहे हैं तो मनोज आ रहे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे और मनोज पांडे। बाकी हमारे नौसेना प्रमुख आप जानते ही हो, आर हरि कुमार है। वैसे नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। और वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और आर्मी डे 15 जनवरी को। बाकी विदेश सचिव बने थे विनय मोहन क्वात्रा हैं। रेल बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट टी राजकुमार हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो हर साल याद रखना 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही, सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और 2 अप्रैल को ही एक और डे मनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये भी याद रखो। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 अप्रैल को। तो याद रखना, उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस होता है 1 अप्रैल को, और इसी को उत्कल दिबासा भी कहा जाता है। और इस बार हमने 87वां यानी कि 87वें नंबर का उत्कल दिवस मनाया है। और आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। तो याद रखना, हर साल 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। हर साल 5 अप्रैल को भारत में नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं, ये याद रखना। इस बार ये इसका 59वां संस्करण है, एडिशन है। और 5 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के पहले जहाज, जिसका नाम है SS लॉयल्टी, इसने मुंबई से यूके की यात्रा की थी। इसीलिए 5 अप्रैल को हम ये दिवस मनाते हैं। अच्छा, थीम क्या रही, कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। और आपको बता दूं, इस दिन वरुण नाम का एक पुरस्कार भी दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, वरुण नाम का अभ्यास हम किसके साथ करते हैं। वरुण एक नौसैनिक अभ्यास है, और अगर गरुड़ होता तो वो वायुसैन्य अभ्यास होता। अब ये तो हो गया देखो नेशनल मैरीटाइम डे। इससे ही आपको याद आएगा एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी तो होता है, वो मनाते हैं सितंबर के लास्ट थर्सडे को। उसके अलावा 5 अप्रैल को हमने अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया, इंग्लिश में बोलो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, याद रहेगा। बढ़ते आगे। आपको बताना है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे याद रख लो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, 6 अप्रैल को। तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, बताओ फिर। अच्छा, इसकी थीम देख लो आप, सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। बढ़ते हैं आगे। बताइए, भारत में कौन सा राज्य सब्जियों का शीर्ष उत्पादक कर्ता बन गया है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया, एक तो ये याद रखना। दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे मध्य प्रदेश, और फलों के उत्पादन में तो टॉप पे बना हुआ है आंध्र प्रदेश। अच्छा मुझे बताओ,
अभी दिसंबर में ही पढ़ा था हम लोगों ने कि अरब देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर कौन सा देश बन गया? भारत। किसको पीछे छोड़ दिया? ब्राजील को। और 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भी मना रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसने अभी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सीइंग द अनसीन नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया। और इस रिपोर्ट में क्या बताया कि दुनिया भर में हर साल टोटल 121 मिलियन गर्भ धारण का लगभग आधा हिस्सा अनायास ही होता है। विश्व स्तर पर अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भावस्था से बचना चाहती हैं, वे गर्भ निरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके हेड हैं नटालिया कनीम। और नटालिया से आपको याद आया होगा, रशिया की एक सुपर मॉडल है नटालिया वोडियानोवा, जिन्हें यूनाइटेड नेशन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। वो भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने। फास्टर का मतलब क्या हो गया? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का बिल्कुल फास्ट और सिक्योर तरीके से ट्रांसमिशन करना। मतलब अदालत के जो भी ऑर्डर हैं उन्हें तेजी से और समय पर भेजने के लिए ये फास्टर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जैसे कि किसी कैदी को जमानत मिलती है तो रिहाई के लिए ऑर्डर भेजना होता है, तो इस एप्लीकेशन से वो ऑर्डर समय पर पहुंच जाएगा और उसे समय पर रिहाई मिल सकेगी। वरना कागज वगैरह पहुंचने में एक आध दिन का समय लग जाता है, तो जमानत मिलने के बावजूद कैदी को एक आध दिन जेल में ही रहना पड़ता है। ये चक्कर पड़ता था और अब इससे ये बेनिफिट मिल जाएगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको। और कुछ समय पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया था, उसका नाम है सुपेस। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे हाई कोर्ट की पहली महिला जज का नाम बताइए। ये प्रश्न मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, अभी फिर से पूछ रहा हूँ, तो अगर आता है तो उत्तर दो। तो इसका उत्तर होगा अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट से थी। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम बताइए, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे कि इसकी पहली महिला जज का नाम है फातिमा बीवी। पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक तो कोई भी नहीं है, भविष्य में हो सकती है 2027 में बीवी नागरत्न। वर्तमान में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही सही आपके एनवी रमन्ना, 48 नंबर के हैं। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट में? वो थे हीरालाल जेकानिया। और अभी आप याद रख लो कि आपके सुप्रीम कोर्ट में टोटल 4 महिलाएं जज हो गई है, एक पहले से थी, 3 अभी कौन कौन आई है? हिमा कोहली, बीवी नागरत्न, बेला एम त्रिवेदी। पहले से थी इंदिरा बनर्जी। अच्छा, एक डे और याद रखना आप, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये 10 मार्च को मना रहे हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल वुमेन डे पता है तो टाइप करके बताइए। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। अच्छा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की अभी पहली महिला जज कौन बनी थी? आयशा मलिक बनी थी। और अभी यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट में भारत में स्टार्टअप इकाइयों के लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब को शुरू किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट इस पहल के तहत भारत में सभी स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के सभी चरणों में समर्थन देगा। अच्छा, स्टार्टअप से तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, नेशनल स्टार्टअप डे। ये हम कब मना रहे हैं? 16 जनवरी को। और देखो, जितने भी डे वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक रिवीजन वाला हमारा वीडियो आता है, जिसमें हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और स्टैटिक क्वेश्चंस वो जो आपके करंट अफेयर से ही निकाले जाते हैं। तो 10 तो स्टैटिक क्वेश्चंस आपके होते हैं। पिछले महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके पिछले महीने के करंट अफेयर्स के, और 10 इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे रिवीजन किया जाता है और बार बार चीज़ों को हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको चीज़ें रट जाए, याद हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा।
तो अभी मैंने आपसे पूछा नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 16 जनवरी को। और बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने का स्टार्टअप सीड फंड लॉन्च किया था? 1000 करोड़ रुपए का। वैसे फ्लिपकार्ट ने एक लीप प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसका उद्देश्य है भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना। देखो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसके फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन। और बिल गेट्स को अभी पाकिस्तान ने अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया था, हिलाल पाकिस्तान ऐसा कुछ नाम है। और अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है, चलो बुक का नाम भी बताओ। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। चलो बताओ अभी एक तो सत्या नडेला और गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उन्होंने कावल उथवी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें 60 विशेषताएं हैं जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करेगी। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल पुलिस कंट्रोल रूम को इमरजेंसी अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है ताकि किसी भी संकट के समय तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। देखो तमिलनाडु की कैपिटल तो चेन्नई है, यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इनकी पार्टी है और गवर्नर आर.एन. रवि हैं। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, मुख्यमंत्री या मतलब ये एम.के. स्टालिन है मुख्यमंत्री, इनकी आत्मकथा आई थी उसका नाम बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में टाइप करना, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ भाई टाटा समूह ने किस नाम से अपना सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा न्यू। तो अभी 7 अप्रैल की बात है, टाटा ग्रुप ने अपने एक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम रखा है न्यू। और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाटा ग्रुप का मुख्य लक्ष्य क्या है इसे लॉन्च करने का? डिजिटल डिवीजन का विस्तार करना। इसमें वो अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस ग्रुप का जियो मार्ट के साथ कॉम्पीट कर रहा है। देखो टाटा की बात है तो आपको रतन टाटा जी का नाम याद आएगा। अभी रतन टाटा जी की जीवनी भी आ रही है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नाम से, जिसको किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अभी रतन टाटा जी को किस राज्य सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? असम ने, असम वैभव दिया था। और अगर पूछा जाए सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें जमशेदजी टाटा टॉप पे रहे थे, याद रखना। और आपको जानते ही हो 2022 और 2023 में जो आईपीएल है उसका टाइटल स्पॉन्सर बन गया टाटा ग्रुप। बाकी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया था टाटा स्टील ने। टाटा स्टील के MD CEO टीवी नरेंद्रन हैं जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी अध्यक्ष बने थे। वैसे टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं आपके N चंद्रशेखरन, और N चंद्रशेखरन ही एयर इंडिया के चेयरमैन भी बने। और TCS के अभी फिर से MD CEO बन गए कौन? राजेश गोपीनाथन। ये भी याद रख लेना, सारे नए अपॉइंटमेंट है, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आपके। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक को किसने लिखा? देविका रंगाचारी ने। तो बच्चों की लेखिका और इतिहासकार हैं ये देविका रंगाचारी। इन्होंने भी क्वीन ऑफ फायर नाम से एक नया उपन्यास लिखा है जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी की पड़ताल करता है। अच्छा मुझे आप बताओ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय लेखिका के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो आंसर होगा गीतांजलि श्री। और बताइए हिंदी का साहित्य पुरस्कार अभी किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का मिला नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में जारी बिरसा मुंडा जनजातीय नायक ये बुक है, इसके लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल। अभी इस बुक को हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है और याद रखना लिखा किसने है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। अब बिरसा मुंडा जी से 2-4 आपको प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। इनके ऊपर हॉकी स्टेडियम बना है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो उड़ीसा के राउरकेला में बना है उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इनके नाम पे आपको एक एयरपोर्ट भी मिल जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची झारखंड में। और इससे पहले अभी जनवरी 2022 में ही इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। उसको लिखा था तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने, जिसको लॉन्च किया था महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। और अभी इनके ऊपर एक और बुक आ गई है जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। अच्छा जनजाति से याद आएगा, इनका जो जयंती होता है
उस दिन हम एक दिवस मनाने लग गए हैं। कौन सा डे? जनजातीय गौरव दिवस। कब? 15 नवंबर को। ये भी याद रखना। बाकी मुझे बताओ, आप सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इस बुक को किसने लिखा? चंद्रचूड़ घोष ने। और जयंत घोषाल, अभी इन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर बुक लिखी है, ममता बियॉन्ड 2021। और अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। किसने लिखा? उमा दास गुप्ता ने। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किसने डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नाम की बुक लिखी? तो आंसर होगा अश्विनी श्रीवास्तव। अश्विनी श्रीवास्तव। तो ये जो बुक है ये भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले पत्रकार की अपनी तरह की पहली किताब है। ये आम आदमी के दृष्टिकोण से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन के कामकाज पर प्रकाश डालती है। बुक का नाम है डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम, जिसको लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव ने। याद रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी एक बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर श्रीराम चोलिया। तो सामाजिक वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नाम से एक बुक को लिखा है। और नई दिल्ली में जो विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, एक और डॉक्टर है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। इन्होंने बायोग्राफी लिखी है किसकी? रतन टाटा जी की, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और उमा दास गुप्ता हैं, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। और गीता पीरामल का नाम भी याद होगा, बजाज ग्रुप के जो पूर्व चेयरमैन है राहुल बजाज। वैसे तो उनका निधन हो गया, और अभी उनकी बायोग्राफी को लिखा है गीता पीरामल ने, जिसका नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। एक्चुअली में पिछले साल 2021 में सितंबर की बात है, ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना को शुरू किया था। और क्या होता है इस योजना में? जो बागबानी किसान होते हैं उनकी फसलों को अगर प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हो जाता है तो सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी। और इन बागबानी फसलों के अंदर कौन कौन आएंगे? सब्जियां हो गई, मसाले हो गए और फल वगैरह हो गए। और यूं भी कह रखा है कि इस योजना में 21 फसलें आएंगी टोटल, जिनमें से 14 तो सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं और 5 फल हैं। इनको ये योजना कवर करेगी। एक तो ये याद रखना। तो इस योजना के माध्यम से सब्जियों और मसालों की फसल पर तो 750 रुपये और फल की फसल पर 1000 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। किसानों को सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ बीमा आश्वासन इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो अब उसी योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है हरियाणा ने। तो ये योजना एक बार फिर से चर्चा में आई है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। बाकी हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर भी लगा है। और हरनाथ संधू ये चंडीगढ़ की है, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इन्होंने। बाकी आपको पता है 2022 में जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये पंचकुला हरियाणा में होंगे, जिसका मैस्कॉट है धाकड़। बढ़ते आगे। बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने किस जिले से स्कूल चलो अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा श्रावस्ती। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ, अभी दूसरी बार बन गए। और इन्होंने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अभी 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया। किस जिले से? याद रखना, श्रावस्ती जिले से, क्योंकि राज्य में श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी इसका कारण है। अब होगा क्या इस अभियान में? तो जो कार्यकर्ता है वो घर घर दस्तक देंगे, घर घर जाएंगे और पूछेंगे कि क्या कोई बच्चा है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया है? अगर हाँ, तो उस बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। आपने कहा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। और अभी ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में ही। याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई? लखनऊ में ही। और वैसे लखनऊ है किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा आपने,
और इनके ऊपर एक बुक भी अभी लिखी गई है, द मॉन्क वो ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता ने। ये भी याद रखना। गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल है ही सही। बढ़ते आगे। अब बताना है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स स्थापित शुरू करने की योजना शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की हॉबीज को बढ़ावा देने के लिए हॉबी हब्स खोले जाएंगे। तो इस मुहिम के तहत बच्चों की हॉबीज को विशेष महत्व देते हुए उन्हें पढ़ाई के साथ ही अपनी रुचियों पर भी काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक, थिएटर, क्राफ्ट जैसे बहुत से क्षेत्रों में छात्रों की उनकी रुचि के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मतलब हो गया इसका। देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सब जानते हो अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। लेकिन क्या आपको पता है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाना है? तो आंसर होगा दिल्ली में। लेकिन अगर आपसे पूछते कि देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, तो आंसर होगा भोपाल में। अभी दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और देश का पहला स्मोक टावर तो दिल्ली में ही लगा है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? तो उसका भी आंसर होगा दिल्ली, किशनगंज दिल्ली में। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप इस योजना को मंजूरी दी है। इसे किस संस्था से सहायता मिलेगी? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। रैंप की फुल फॉर्म देखो पहले तो, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसकी घोषणा होती है बजट 2022-23 में। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से वर्ल्ड बैंक 3,750 करोड़ रुपए की सहायता करेगा, बाकी भारत सरकार लगाएगी। एमएसएमई की योजना है ये। तो एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, इसके मंत्री कौन है और एमएसएमई डे कब मनाते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले एमएसएमई ने समर्थ पहल को शुरू किया था स्किल डेवलपमेंट के लिए। एक संभव पहल और स्वावलंबन पहल भी शुरू की है इन्होंने। उसका संबंध है प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसके मैनेजमेंट से। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो अभी महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए भी आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला भी है। मतलब महिलाएं जो ऑटो ड्राइवर हैं तो उनके लिए अलग से स्टैंड होगा और पुरुषों का स्टैंड अलग होगा, ये वाली बात है। और आपको पता है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये बना आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये कहां पे लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश में ही। उसके अलावा भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में ही। और अभी फलों के उत्पादन में फिर से शीर्ष पे रहा आंध्र प्रदेश। और सब्जियों में कौन टॉप पे रहा था? उत्तर प्रदेश। अभी आपको याद होगा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें भी टॉप पे रहा था आंध्र प्रदेश। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इक्वाडोर। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर, जो कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि हमने डिस्कस किया था इक्वाडोर में एक परिवार है जो जंगल से 1 महीने के छोटे से बंदर को ले आता है, फिर उसे घर में पालने लगता है। और जब वो बंदर काफ़ी बड़ा हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है, तो उसे वो चिड़ियाघर में छोड़ करके आ जाते हैं। अब इतने समय तक तो आप देखिए, बचपन से बुढ़ापे तक तो वो घर में रहा था, उसका लालन पालन किया गया। अब अचानक से बुढ़ापे में उसे चिड़ियाघर पे छोड़ के आ जाएंगे तो उसका तो वातावरण, एनवायरमेंट ही चेंज हो गया, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसी कारण से कुछ ही दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वन्य जीवों को उनकी मर्जी के बगैर पकड़ना, उनका शिकार करना या बंदी बनाकर रखना, तस्करी करना और उनका व्यापार करना, ये सब कानून के खिलाफ है। तो इसी कारण से अब कहा गया कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल होती है क्विटो, करेंसी है यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट है गुइलर्मो लासो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी किस संस्थान ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने, अफ्रीका के काले गेंडों के लिए। और माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी आपको इक्वाडोर में ही मिलेगा।
वैसे विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा फाल्गुनी शाह ने। तो भारतीय अमेरिकी गायिका हैं ये फाल्गुनी शाह, जिन्हें उनके स्टेज नेम फालू से भी जाना जाता है। और अभी उन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। तो अभी ग्रैमी अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई। ये कौन से नंबर के हैं? 64 नंबर के हैं। जिसमें और भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि जॉन बैटिस्ट, इनकी VR ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ओलिविया रॉड्रिगो, इनकी सौर ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। और सिल्क सोनिक की लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली ग्रैमी अवार्ड्स की, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में कौन से नंबर के थे? 94 नंबर के। 4-5 चीजें याद रखना। एक तो बेस्ट फिल्म कोडा है, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका कैस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए, बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। और इस तरह से हमने बात करी थी कि ये बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी है। उसके अलावा 2 प्रश्न और याद रखो कि ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बन गए? ट्रॉय कॉट्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सम्मान मिला इन्हें कोडा मूवी के लिए। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था ड्राइव माई कार, जो कि जापान की मूवी है। और ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बन गए? रिज अहमद बन गए इनकी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए। तो ये भी आपको याद रखना होगा। हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आरिफा जौहरी को। तो मुंबई की एक पत्रकार हैं ये आरिफा जौहरी, जिन्हें एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं 2020 में ये अवार्ड मिला था नीतू सिंह को, और अभी मिला है आरिफा जौहरी को 2021 का। तो ये जो पुरस्कार है ये महिला मीडिया कर्मी को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और मैंने पीछे भी बताया था आपको, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है। अब पत्रकारिता से आप मुझे बता दो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, और उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा? और वैसे उस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बाकी 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में जीता विनोद शर्मा ने। और किसने? उनके उपन्यास किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा अनुकृति उपाध्याय। और बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने दीपक धर, उनका नाम है। याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, कौन सा देश 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो 2022 में 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन इसको होस्ट कर रहा है श्रीलंका। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी किया था। और बिम्स्टेक सचिवालय के बजट को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की सहायता की भी यहाँ पे घोषणा की गई। इस बार की थीम क्या रही? बिम्स्टेक टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पिरियस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। अच्छा, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। 7 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। और इसके अभी महासचिव बने थे, उनका नाम है तेंजिंग लेकपेल, ये भूटान के हैं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। G20 समिट की अगर बात करते हैं तो 2022 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास में। 2021 में तो इटली के पास थी। और अगले साल 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अगले साल ICC वर्ल्ड कप ये भी भारत में होंगे। और 2021 में भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता थी, जो कि इस साल चाइना के पास है। और चाइना से याद आएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट 2021 में कहाँ पे हुआ था? ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर कौन सा देश बन गया और इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसका उत्तर दीजिए।
और अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में कोप 27 का आयोजन कहाँ पे होगा तो आंसर होगा मिस्र में। 2021 में कोप 26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और अगले साल 2023 में कोप 28 होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो बताइए अभी हाल ही में किसने वोल्ट प्रोग्राम को शुरू किया, तो आंसर होगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो अभी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ये वोल्ट प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये याद रखना, ये उद्योग का पहला डिजिटल ग्राहक जुड़ाव रिवॉर्ड प्रोग्राम है। अब इसमें होगा क्या, अगर देखो कोई भी ग्राहक HDFC एर्गो की पॉलिसी से 2 साल से जुड़ा हुआ है तो उसे कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा, और ये रिवॉर्ड पॉइंट कैश के बराबर होगा। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल वेलनेस ऑफर को रिडीम करने में किया जाएगा। फार्मेसी वाउचर हो गए, डॉक्टर कंसल्टेशन आदि में इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो, या अगर कोई सामाजिक काम हो गया या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा, अभी आपको याद होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल, जिसे क्या कहते हैं, क्लेरिफाई लाइफ, इसको शुरू किया था। वैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD कौन बने, SL त्रिपाठी बने, और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, रितेश कुमार है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी एक बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर श्रीराम चोलिया। तो सामाजिक वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नाम से एक बुक को लिखा है, और नई दिल्ली में जो विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, एक और डॉक्टर है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, इन्होंने बायोग्राफी। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की, तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू किया है। एक्चुअली में राज्य की ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाने के लिए ये एक जागरूकता अभियान है, और इस योजना का नाम 3 साल के दलित बच्चे के नाम पर रखा गया है, विनय समरस्य पहल। एक्चुअली में हुआ क्या था, तो बात है सितंबर 2021 की। बारिश के कारण शरण लेने के लिए एक विनय नाम का बच्चा था, जो एक दलित बच्चा था, और बारिश से छुपने के कारण वो एक मंदिर के अंदर चला जाता है। तो गांव के नेताओं ने उसके परिवार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। भाई, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो और तुम्हारा बच्चा मंदिर के अंदर चला गया, 25,000 रुपए तुमको देने पड़ेंगे। उसके बाद गांव के नेताओं ने उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया, जिस कारण से उस परिवार को अपना घर और कृषि भूमि को छोड़कर गांव से जाना पड़ता है। तो अभी 14 अप्रैल को, जिस दिन हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं, उस दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस पहल को शुरू किया कर्नाटक में, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप इस योजना को मंजूरी दी है। इसे किस संस्था से सहायता मिलेगी, तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। रैंप की फुल फॉर्म देखो पहले तो, राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। इसकी घोषणा होती है बजट 2022-23 में। इसका उद्देश्य क्या है, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस में। चलिए बताइए, अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब आपको बताना है कि भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं, तो आंसर होगा 34। अच्छा, भूवैज्ञानिक विरासत स्थल ये क्या होता है, तो ये एक ऐसे स्थल होते हैं जिनसे पृथ्वी के विकास के बारे में पता चलता है। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला, पृथ्वी के विकास के बारे में पता चलता है, विकास। और अगर डेली आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो विकास नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, विकास कुमार का नाम। अभी अपॉइंटमेंट में देखा होगा, ये किसी के कुछ बने थे, बताइए जल्दी से ये क्या बने थे। तो यहाँ पे प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो भारत में अब कितनी भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गई हैं, 34 हो गई हैं, जिनमें से 2 अभी जो नए खोजे गए हैं उनमें से एक है शिवालिक फॉसिल गार्डन जीवाश्म उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है स्ट्रेमेक्टोलाइट बियरिंग लाइमस्टोन, ये आपको मिलेगा सिक्किम में। और वैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके भी अभी नए अध्यक्ष बन चुके हैं, वो हम आगे ही देखेंगे। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। देखो, इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि यूनेस्को में कितनी भारतीय धरोहरें शामिल हैं, 40 है। 40वीं कौन सी बनी थी, धोलावीरा गुजरात की। और भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं, इंटेंजिबल साइट्स, यह है 14th नंबर की बनी थी दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल की है। अच्छा, भारत का पहला जियो पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में। और भारत में कितने रामसर साइट्स हैं वर्तमान में, 49 है, ये भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए,
अभी पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड हॉवर्ड का निधन हो गया। वे किस देश के थे? अमेरिका के। तो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि थे रिचर्ड हॉवर्ड। इनका भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1970 में अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए ये पुलित्जर पुरस्कार जीता था। अच्छा, यहाँ पे दो अवार्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक होता है प्रित्जकर पुरस्कार, एक होता है पुलित्जर पुरस्कार। अभी आपने पढ़ा होगा अभी करंट अफेयर्स में ही कि प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने कौन? फ्रांसिस कैरे। और ये प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। और दूसरा कौन सा नाम लिया मैंने अभी? पुलित्जर पुरस्कार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं हिमाकत कर लूं आप लोगों से पूछने की कि बताइए 2021 में पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो एक थी मेघा राजगोपालन। इनको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में मिला था। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आंसर होगा ऑपरेशन उपलब्ध। तो अभी आरपीएफ ने रेलवे टिकटों की दलाली करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक्चुअली में अभी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने टिकटों की दलाली रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में ऑपरेशन उपलब्ध चलाया और इस अभियान के तहत आरपीएफ ने 1459 दलालों को गिरफ्तार किया। इन दलालों में आईआरसीटीसी के 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। इसी तरह से कुछ और ऑपरेशन भी इन्होंने चलाए थे, जैसे कि ऑपरेशन आहट, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने ये ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन अमानत की बात करेंगे तो रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने ये मिशन अमानत या ऑपरेशन अमानत शुरू किया था। ऑपरेशन थ्रस्ट, तो रेलवे परिसर में अनाधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड पानी की बोतलों की बिक्री को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। अच्छा, कवच क्या है? कवच अभी न्यूज में था। भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसका नाम रखा था कवच। मतलब अगर एक ही ट्रेन पटरी पे आमने सामने से दो ट्रेन आ जाए तो उनके टकराने को रोकने के लिए था। ये क्या है? कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। हमारे रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और अभी आपके नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जिसने अभी अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। और अभी तालिबानी सरकार ने ये घोषणा तब की है जब किसानों ने लाल फूल की कटाई करना शुरू कर दिया। मतलब इन्हीं लाल फूलों से हेरोइन बनती है, जो ड्रग्स गांजा वगैरह होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो इसी से बनाई जाती है। अफगानी सरकार ने किसानों से कहा कि अगर वे कटाई जारी रखेंगे तो उनकी फसल जला दी जाएगी और उन्हें कैद की सजा तक सुनाई जा सकती है। मतलब जब उन्होंने फसल करना चालू किया था या तो तभी बता देते, वो करते ही नहीं। लेकिन तालिबान ही तो ठहरा, उसको करना क्या है? बैठ के ताली बजानी है। और देखो मैं आपको अफगानिस्तान से बता दूं, सलमा बांध जिसे फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं और शहतूत बांध, यह अफगानिस्तान में मिलेगा। इसे भारत की सहायता से बनाया गया। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है पहले तो ये बताओ? काठमांडू, नेपाल में। उसमें अभी नवीनतम 8वां सदस्य देश बना था अफगानिस्तान। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम देश भी आपका अफगानिस्तान है, 164 नंबर का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा प्रश्न है। स्थापना होती है 1995 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नागोजी ओंकाजाईवेला, जो कि खुद नाइजीरिया से है। अच्छा, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था हमने? ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। और अफीम, भांग, गांजे की बात हो रही है तो 2-3 प्रश्न आपको और बताता हूं कि अभी निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना था? तो आंसर होगा माल्टा। और अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया, लीगल कर दिया? तो फिर आंसर हो जाएगा लेबनान। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताओ अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है
तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। अगर अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और पता नहीं क्यों हमें इन वीडियोस पे रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो जितने भी आप थोड़े बहुत सज्जन पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि इन्हें कंटिन्यू रखने में हमें भी मज़ा आए। मज़ा आएगा तो चीज़ों को और अच्छा बनाया जाता है। मज़ा नहीं आता, बिना मन से बनाते हैं तो फिर उसमें वो क्वालिटी रहती नहीं है। हम भी चाहते हैं हमें भी काम करने में मज़ा आए, इन चीज़ों को बनाने में मेहनत, आपके लिए मेहनत करने में मज़ा आए। क्योंकि आप ही देखो ना, अगर मज़े से आप पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, और ज़बरदस्ती मन से पढ़ाई करोगे तो कोई पढ़ाई नहीं कर पाओगे। वही वाली बात है। तो शेयर करना मत भूलना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 की बात है, किस राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। मतलब अब हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। और इसी के साथ ये गुजरात के बाद श्रीमद् भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। क्योंकि पिछले महीने यानी कि मार्च 2022 में गुजरात के शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की थी कि श्रीमद् भगवद गीता को 6ठी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा कि 9वीं महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हुई थी, पहली बार हुई थी हिमाचल प्रदेश के काजा में। और इस चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? लद्दाख ने जीत लिया। और वैसे हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया था। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे।